बिहार के इलेक्शन में ये कह दिया कि साहब घुसपैठी आ गए, यानी मुसलमान। हाँ हाँ, वो तो खुल्लम खुल्ला। वो इलेक्शन कम्युनल कर दिया। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं दिखाया। बंगाल में आखिर तक कहते रहे घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, निकाल रहा हूँ। एक भी घुसपैठिया नहीं दिखाया, लेकिन हिंदू मुसलमान कर दिया। तो जब ये ऐसी हालत में इलेक्शन हो तो ज़ाहिर नतीजा क्या होगा? जब हुकूमत प्लान करके काम करे। इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बनाया और उस कमिश्नर को ये आर्डर पास कर दिया कि तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा, यानी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर पे मुकदमा नहीं हो सकता। जब उसको खुली छूट दे दी तो उसने डकैती मार दी। अपोजिशन पार्टीज जो हैं ये जिम्मेदार हैं बीजेपी को लाने की। बिल्कुल हक बात, सेकुलर जो अपने कहते हैं। हर पार्टी इस चक्कर में है कि हमारी पार्टी बड़ी हो जाए। जिस मुल्क में फेयर इलेक्शन ना हो उस मुल्क को आप जमहूरी मुल्क कहें, डेमोक्रेटिक कंट्री कहें, ये एक सवाल है जिस पे हमको बहस होनी चाहिए। इस पे बहस नहीं होनी चाहिए कि ममता बनर्जी की कमज़ोरियाँ क्या थी और कांग्रेस की क्या थी और लेफ्ट की क्या थी। नहीं, वो इलेक्शन था ही नहीं। वो तो इलेक्शन कमीशन, जिसको सब लोग कहते हैं, मैं मोदी कमीशन कहता हूँ, उसकी जीत हुई। लेकिन मुल्क को कैसे तबाह करना? अभी एक वीडियो आया कि जो मस्जिद के अंदर बैंड बाजा मना रहे, आज ही देखा मैंने। अब आप सोचिए इस बात को। अभी तक तो रोड पे था, मस्जिद के अंदर जाके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, गाने बजा रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसको आप जमहूरी मुल्क कहेंगे? इसको सेकुलर मुल्क कहेंगे? आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IFCR के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, जो कि हर एतबार से काफ़ी सरगर्म है। सियासी मामला हो, समाजी मामला हो, मिली मामला हो। हालांकि उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं उसमें खामोश कैसे बैठे रहें। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। जिस तरह के इलेक्शन हुए भी आपने देखा, बंगाल का नतीजा आया और बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बन गई है, वहाँ जो माहौल है कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो इलेक्शन था ही नहीं। वो तो इलेक्शन कमीशन, जिसको सब लोग कहते हैं, मैं मोदी कमीशन कहता हूँ, उसकी जीत हुई और उन्होंने हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के सरकार बनवा दी, हरियाणा में वोट बढ़ा के सरकार बना दी और यहाँ वोट काट के सरकार बना दी। इसको आप इलेक्शन कहते हैं? जिस मुल्क में फेयर इलेक्शन ना हो उस मुल्क को आप जमहूरी मुल्क कहें, डेमोक्रेटिक कंट्री कहें। ये एक सवाल है जिस पे हमको बहस होनी चाहिए। इस पे बहस नहीं होनी चाहिए कि ममता बनर्जी की कमज़ोरियाँ क्या थी और कांग्रेस की क्या थी और लेफ्ट की क्या थी। ये बहुत बात की गुफ्तगू है। गुफ्तगू इस पे होनी चाहिए कि क्या ये इलेक्शन जायज़ था या नाजायज़ था। सबसे बड़ी बात ये इलेक्शन ही नाजायज़ था। डकैती मारी गई। 27 लाख लोग जो वैलिड थे, जिनके पास पासपोर्ट था, जिनके पास आधार कार्ड था, जो 2003 के वोटर थे, 2019 के वोटर थे, उनके नाम काट दिए। और सुप्रीम कोर्ट ये कह गया कि अगर कोई बात नहीं है, अगले साल, अगले इलेक्शन में 5 साल के बाद अगर जिंदा रहे तो वोट डाल लेना। किसी इंसान का आप उसका राइट छीन लें वोट डालने का और जश्न मनाएं कि हम जीत गए। ये तो अदलिया पर भी सवाल खड़े हो गए ऐसे में। तो ये एक मसला है। ये लोग बातें कर रहे हैं, टेलीविज़न पे सुन रहा हूँ मैं कि ममता ने अकेले लड़ लिया और कांग्रेस के साथ नहीं है। वो सब इश्यूज अलग हैं। इशू सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन जायज़ था या नाजायज़ था। सुप्रीम कोर्ट आज भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जो वोटों का डिफरेंस है उससे कम वो मार्जिन पे वो जीते हैं जो काटे गए हैं वोट।
ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 58,000 वोट काटे गए, 15,000 से वो हार गई। ये इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन के कोई माने इस मुल्क में नहीं। अदीब भाई, ये बिल्कुल ठीक बात है, वोट कटे, शिकायतें भी थी, ईवीएम पर भी शिकायतें, लेकिन अपोजिशन फिर इलेक्शन क्यों लड़ता है? या पार्टियां जो हैं इलेक्शन क्यों लड़ती, क्यों बाइकाट नहीं करती, क्यों सड़कों पे नहीं उतरती, क्यों कुछ नहीं बोलती? भाई इलेक्शन भी लड़ोगे, बाद में कहोगे कि ठीक नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अपोजिशन पार्टीज जो हैं ये जिम्मेदार हैं बीजेपी को लाने की। बिल्कुल हक बात, सेकुलर जो अपने कहते हैं। हर पार्टी इस चक्कर में है कि हमारी पार्टी बड़ी हो जाए। मुल्क डूब रहा है रोज रोज, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारी सीटें आ जाएंगी। मालूम है क्या हो रहा है, फिर भी मिलने को तैयार नहीं। अब इलेक्शन बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला दादागिरी पे आ गए। एक जो उन्होंने SIR का किस्सा शुरू किया है, ये यूपी में भी होगा, ये हर जगह होगा, SIR जो हर जगह होगा। ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि वोट कौन देगा। इलेक्शन कमीशन, जहाँ तक मेरी तजुर्बा था और ये था, इलेक्शन कमीशन का काम ये था, हर बार अपील करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाओ, वोटर लाओ। बिल्कुल। ये पहला कमीशन है जो कहता नहीं वोट काटो। भाई तो वोट तुम काट लोगे तो फिर किसको बनाओगे? तो अब वो बिल्कुल टारगेटेड इशू है। हर आदमी को मालूम है कि किस बस्ती के लोग किस पार्टी के साथ। नहीं तो रास्ता क्या है दीप भाई? क्योंकि अब ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया अलायंस के साथ आ गए हैं और अब मजबूती से लड़ेंगे और अब हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब बातें। तो क्या वाकई वो आएंगी? तो आएंगी तो क्या आपको लग रहा है, क्या मुस्तकबिल है देखिए, इंडिया अलायंस का? अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तब ममता बनर्जी वापस आई। अदरवाइज जो इंडिया अलायंस बना था उसमें मेन हड्डी उनकी थी। बिल्कुल। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के शुरुआती प्लेयरों में से थे। हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो रहेंगे, नहीं तो मोदी की जूती उठाएंगे, जूती उठाने चले गए। तो जब आपका कमिटमेंट ही नहीं है मुल्क के लिए, आपका कमिटमेंट ही नहीं है कि इस मुल्क को कैसे बचाया जाए, ये जो हमारे जो संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो रोज़ टूट रही हैं, उसकी परवाह नहीं है, उसका नतीजा है। और उसके अलावा जो मुस्लिम दुश्मनी का तड़का है वो भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। बिहार के इलेक्शन में ये कह दिया कि साहब घुसपैठी आ गए, यानी मुसलमान। हाँ, वो तो खुल्लम खुल्ला वो इलेक्शन कमनल कर दिया। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं दिखाया। बंगाल में आखिर तक कहते रहे घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, निकाल रहा हूँ, एक भी घुसपैठिया नहीं दिखाया, लेकिन हिंदू मुसलमान कर दिया। तो जब ये ऐसी हालत में इलेक्शन हो तो ज़ाहिर नतीजा क्या होगा? जब हुकूमत प्लान करके काम करे, इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बनाया और उस कमिश्नर को ये आर्डर पास कर दिया कि तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा, यानी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर पे मुकदमा नहीं हो सकता। जब उसको खुली छूट दे दी तो उसने डकैती मार दी। बेईमानी नहीं की, डकैती मारी। उसके खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कानून पास कर दिया। ये भी मालूम था हुकूमत को, बीजेपी को, कि अगर हम हो सकता है कि बंगाल में रिवोल्ट हो, ममता बनर्जी ज़मीनी लीडर हैं, सड़क पे घूमती हैं, इसलिए उन्होंने 60 दिन के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगा दी और कहा मारो इनको, इतना मारो जो हो रहा है कलकत्ते में, सब प्लान के तहत हो रहा है। और अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बस बात हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी ने कितने दिन पहले इलेक्शन में महाराष्ट्र और हरियाणा के बेईमानी के सारे सबूत पेश किए, लेकिन किसी एक शहर में कांग्रेस के लोग सड़कों पे आए? कहीं किसी कस्बे में खड़े हुए
सब सबूत मौजूद। एक एक आदमी 50-50 वोट डाल रहा है, कहाँ कहाँ के नाम आ के डाले जा रहे हैं। प्रूफ दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पढ़े लिखे लोगों ने घर में बैठ के ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर लिया। वोट तो वहाँ का नहीं तो है। सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? प्रोटेस्ट के जैसे एक होता था पहले, महंगाई पे हमने प्रोटेस्ट देखा, कुछ हो गया तो प्रोटेस्ट। अब तो अदीब भाई क्या खौफ है, डर है, क्या है? देखिए, हम लोग सियासत में जब आए, मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ से, जी हमको न जेल का खतरा लगता था और हर मौके पर चौराहों पर दरी बिछा के अपने लीडरों को बुलाते थे और तकरीरें करते थे और सड़क पर निकलते थे। बिल्कुल। अब वो ब्रीड नहीं रही। अब ये लोग, कौन लोग आते हैं पार्लियामेंट में? यूनिवर्सिटीज से लोग आते थे, पहले कॉलेजेस से पैदा होते थे। हम सब लोग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लाइफ से निकल के आए थे। अब लीडर कहाँ से आता है? या तो बिल्डर है या माफिया है। करोड़ों खरबों रुपया किसके पास है? तो जब ऐसे लोग आएंगे तो दौलत कमाने के लिए आते हैं, मुल्क को की खिदमत करने के लिए। अब जो लोग हैं वो पार्लियामेंट असेंबली नहीं पहुंच सकते हैं, न जा सकते हैं, न जीत सकते हैं। तो क्या होगा अदीब भाई, क्या किस तरीके से? क्योंकि अभी ये पीएम का बयान एक ये आया है। सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हम्म, और जो एक चाणक्य जो इनके आइडियलॉग है, उन्होंने उनकी सेइंग है कि अगर तुम्हें अपनी हुकूमत चलानी है और अपने ऐप छुपाने हैं तो एक दुश्मन क्रिएट करो। हम्म, और वो दुश्मन एक मियाँ क्रिएट हो गया है। हम्म, अब मियाँ को जो सबक सिखा रहे हैं इसी पे खुश हैं। और ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है इन लोगों को कि तुम हमें निपटाने के चक्कर में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ख़त्म कर रहे हो। जितनी भी तुम्हारी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब वो ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ इस बात पे जश्न मना रहे हो कि मियाँ को हमने ठीक कर दिया, मियाँ की मस्जिदों में जाके हमने नारे लगा दिए, मियाँ की मस्जिदों के ऊपर अपने झंडे गाड़ दिए और फला जगह लिंच कर दिया और फला जगह ये कर दिया। इस पे खुश हो, लेकिन मुल्क को कैसे तबाह करना। अभी एक वीडियो आया कि जो मस्जिद के अंदर बैंड जी, बाजा मना रहे हैं, आज ही वो- देखा मैंने। अब आप सोचिए इस बात को, अभी तक तो रोड पे था, मस्जिद के अंदर मस्जिद के अंदर जाके लोग नमाज पढ़ रहे हैं। गाने बजा रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसको आप जमहूरी मुल्क कहेंगे, इसको सेकुलर मुल्क कहेंगे? सिर्फ किताबों में है ये, अमली तौर पे ना ये सेकुलर मुल्क है। लेकिन अदीब भाई, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। अभी मोदी जी का जो बयान आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि सोना मत खरीदो, मुल्क बहुत अभी मुश्किल दौर में है, आप सफ़र मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल ज़्यादा ना खाओ, खर्च ना करो, इस तरह की बातें जो हैं, ताकि मुल्क जो है वो मजबूत रहे। आज मैंने उनका बयान देखा जी जी, और मुझे तशवीश हो गई कि क्या होगा। क्योंकि वजह यह है कि इसका मतलब यह है नेतन्याहू या इस्राइल ने उनको बता दिया कि जंग फिर शुरू होने जा रही है। अच्छा। और क्योंकि इनका कनेक्शन है, आपको याद है पिछली जंग से पहले मोदी जी वहाँ गए थे, उनको पूरा ब्रीफ किया गया था। बरवा ने पूरा आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर के वो थे सलाहकार, सीनियर जी जर्नलिस्ट, जी, उन्होंने पूरी सोर्सेज के साथ लिखा है कि ही वॉज ब्रीफ बिफोर दिस ऑपरेशन, बुला के बोल कर दिया। और मोदी एकदम से ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी वहाँ कुछ लंबा प्रोग्राम है। जो उम्मीद लगाए हम बैठे थे कि शायद अब समझौता हो जाएगा, हालात यानी नॉर्मल। बड़ी जंग आप देख रहे हैं वहाँ पे? ये मेरा अपना ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको इसराइल से मिली है, क्योंकि इसराइल से सबसे ज़्यादा करीब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं, नेतन्याहू उनके ज़ाती दोस्त हैं। तो उनको ब्रीफ किया गया है, उसी बुनियाद पर उन्होंने कह दिया कि भाई अब ये हालात होने वाले हैं। नहीं तो आज उसका तुक क्या था? आज बोलने की ज़रूरत किस बात की थी? कोई वजह तो होती है ना।
आज आप एलानिया ये कह रहे हैं कि तेल मत खरीदो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, सोना ना खरीदो, ये करो, मुल्क के हालात ऐसे हैं फला। ये किस बात की बात है? अभी तो दुनिया में फैसला नहीं हुआ कि जंग हो रही है नहीं हो रही, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये पता लगा कि ट्रंप ने वो प्रपोज़ल टर्न डाउन कर दिया। ये वार्निंग है, और मोदी हैज़ बीन ब्रीफ बाई इसराइल और प्राइम मिनिस्टर और समबडी इन दैट एरिया। अदरवाइज ये बयान जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल वक्त के एतबार से, किसी एतबार से ये बयान की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उनको एहसास हुआ कि कोई लंबी लड़ाई होने वाली है, मुश्किलात, क्योंकि अभी तक तो वो खामोश कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है। 40 दिन तक जंग चली और फिर रास्ते बंद रहे, उन्होंने एक बयान नहीं दिया। लेकिन अब ये बयान जो है ये परेशान कौन करने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है कि जी। लोग जो है तो तैयार ही रहे। ये बयान जो है मेरी समझ से कि कुछ मिडिल ईस्ट में लंबा होने वाला है, और जिसका इल्म मोदी साहब को है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदीब भाई। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपसे सच कह रहा हूँ।